आज फिर हम उपस्थित हैं उस विषय को लेकर सारे देश में जो चर्चा हो रही है। आज की बात और राजनीतिक परिदृश्य उपस्थित है सत्यप्रज्ञ। वस्तु स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के बाद जो स्थिति बन रही है उस पर निर्भीक और निष्पक्ष राय। देशवासी बहुत चतुर हैं। देश और विदेश में भारत की वर्तमान सरकार जो एक मजबूती से देश की एकता सुरक्षा के लिए काम कर रही है, उसको हटाने का बहुत जोर शोर से प्रयास गद्दार लोग कर रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए ये बात देखने में आती है कि जनता का जो रुझान है वो बिल्कुल ही भारतीय अस्मिता को साथ लेकर खड़ा है। मैं प्रांत वाइज बात बताऊंगा कि मोदी सरकार कैसे रिटर्न कर रही है, मोदी सरकार वापस कैसे आ रही है। मोदी एक व्यक्ति नहीं है, भारतीय अस्मिता का प्रतीक बन गया है, विश्वास का प्रतीक बन गया है। हाँ, ये बात हो रही कुछ सांप्रदायिक जातिवादी अथवा जिनके हितों पर आंच आ रही है वो जरूर तानाशाह, लोकतंत्र विरोधी, संविधान हटा देगा, आरक्षण हटा देगा, ढेर सारी बातें कर रहे हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं। मोदी के ये बातें सामर्थ्य से बाहर हैं। लोकतंत्र, संविधान और अन्य बातें, लेकिन देश के हित में मजबूती तो है, एकता के लिए कोशिश तो है। इन सब बातों को देखते हुए कहीं से भी ये नहीं लगता कि मोदी कहीं कमजोर हो रहे हैं। चलिए कश्मीर से, कश्मीर में जहां पर मुस्लिम बहुमत वोटर है वहां पर भाजपा ने अपने विचारधारा के मुस्लिम लोगों को सपोर्ट किया है। इस तरह से वहां की कश्मीर जम्मू की 6 सीटों में भाजपा को 6 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 और 1 पीडीपी को आने की संभावना है। इसके बाद हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें आना चाहिए, लेकिन 3 तो आ रही हैं, 100% है। और उत्तराखंड की तो देवभूमि है, 5 सीटें मोदी जी के साथ आ रही हैं। अब आइए हरियाणा पर। हरियाणा में 10 सीटें हैं। हरियाणा में कुछ लोग गुमराह हुए हैं, जातिवादी, व्यक्तिवादी, परिवारवादी धारणाओं से राष्ट्रवाद को धक्का लगता है। कुछ देशद्रोही, कुछ खालिस्तानी और कुछ किसानों को गुमराह करके वहाँ अस्त व्यस्त मानसिकता की है। इसके बाद भी मैं ये मान के चलता हूँ 7 से लेकर 9 सीट 10 में से बीजेपी ले सकेगी। दिल्ली तो देश की दिल्ली है, दिल है। यहाँ 14 हो 19 हो 7 सीटें रही हैं, 7 की 7 ही बीजेपी ने गेन की थी। इस बार अगर कुछ तब्दीली होती है, क्योंकि घोर विरोधी कांग्रेस और आप पार्टी शांत हो गई। इन दोनों को ये लग रहा है कि अगर मोदी आते हैं तो हमें अंधेरे में जाना होगा अंधेरे में। मैं आपको कह दे रहा हूँ, 4 तारीख के बाद जिन लोगों ने सत्ता के लिए देश को गुमराह किया है, देश की स्वतंत्रता और मजबूती के खिलाफ काम किया है, वो कोई भी हो, उसके खिलाफ अब ये शंकर बनकर मोदी काम करेगा। तो दिल्ली की 7 में से 6 या 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को श्योर है, लेकिन वो एक टुकड़े टुकड़े गैंग का लड़का जो उछल रहा है राहुल की शह पर, वो जमानत बचा ले तो ठीक है। और नए लोगों को मौका देना चाहिए, पुराने लोगों का ठेका नहीं है।
क्योंकि नए लोगों को उत्साह होता है, पुराने लोगों को अनुभव होता है। उन लोगों को पार्टी में रहकर उनके पीछे हाथ रखना चाहिए। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और यहाँ का सूरज है योगी और सूरज की ऊर्जा है मोदी। यहाँ समाजवादी पार्टी जाति गणित और सांप्रदायिक गणित पे खड़ी हुई है। सभी जानते हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं सबसे ज्यादा यहीं धूम मचाते हैं। योगी ने जिस तरह से कसावट से प्रशासन को चुस्त किया है, सुरक्षा दी है, वो अभूतपूर्व है। इसका परिणाम भी आएगा। इधर दिल्ली से उन लोगों को सहयोग मिला है मोदी सरकार से जो पीछे थे, नीचे थे। इन सबके परिणाम से 10% से 15% मोदी वोट श्योर हो गए हैं और 5% योगी जी की वजह से और 5% राम लहर की वजह से। अब बताइए 20% वोट और आना है जो प्रतिबद्ध हो सकते हैं। तो 45% वोट अगर आते हैं भाजपा को यूपी में, तो भाजपा की सीटें ही बल्ले बल्ले हैं। मैं फिर कह दे रहा हूं कि पूरी कोशिश ये कर लें, जब भी 70 सीट भाजपा लाएगी और ऐसी सीटें लाएगी जो बसपा के हट गई हैं। और मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा अगर हमारे राहुल गांधी अथवा अमेठी से अथवा कन्नौज या मैनपुरी से समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही डाउन हो जाए। वैसे विपक्ष को डाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने अपनी दुर्दशा कराई है, राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान न देकर झूठे मुद्दे फैलाए हैं। बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? आबादी बढ़ाते जाओगे, डिग्रियां लाते जाओगे, काम नहीं करोगे, सरकारी नौकरी चाहोगे। अरे ये क्या काम है? कम काम, ज्यादा दाम, ऊपर से आराम और फिर इनाम। सारा प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट होकर रह गया है। कौन जिम्मेदार? गई कांग्रेस। कोई उस पर नहीं। ये राजकुमार हैं दोनों, इनको इससे कोई मतलब नहीं। हमें सत्ता आना चाहिए। क्यों? कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम सामंतवादी हैं, हम गांधी परिवार के हैं, हम मुलायम परिवार के हैं, हम लालू परिवार के हैं, हम करुणानिधि परिवार के हैं। अरे भाई गजब कर रहे हो। एक तरफ तो कह रहे हो मोदी लोकतंत्र खत्म कर रहा है और आप राजतंत्र के अधीन काम करना चाहते हो। इसी तरह बिहार में भी मोदी जी के बाद अगर किसी ने बहुत काम किया है तो वो दो लोगों ने काम किया है। एक है राहुल गांधी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुत मदद करी है। वो जो बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने 200 सभाएं ली हैं बिहार अकेले में। जितनी सभाएं मोदी जी ने पूरे देश में ली हैं उतनी अकेले ने ली हैं। अब उसका कितना प्रभाव है? लालू ने तो उसको कमजोर किया है और लालू की विरासत या बसियत उनको मिल रही है, इसलिए वो पाप तो ढोएंगे। सही समय पे नीतीश कुमार ने अपने भविष्य का गुणाभाग करके ले लिया कि बाद के समय में निश्चिंतता से कैसे गुजारूं, तो भाजपा ने उसकी बाह पकड़ करके बाहर निकाल दिया। इस तरह से वहां जितनी सीटें हैं उनमें से 70% सीटें भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश जी को आएंगी। चिराग पासवान वहां के उजाले हैं, नए प्रकाश हैं, नए चेहरे हैं। अगर भाजपा को जरूरत पड़ी तो आगे चिराग ही आगे आएंगे। उलझा हुआ लड़का है। उधर तेजस्वी यादव की अगर विरासत न हो खराब गंदी लालू की, तो तेजस्वी में भी बहुत दमखम है। ऐसा नहीं, मैं जाति आधार पर नहीं करता, लेकिन जाति का सहारा अगर आप ले रहे हो तो ये लोकतंत्र तो खराब है। चाहे वो चिराग हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे कोई भी हो, अब खत्म कर दो। जनता का हित सबसे सर्वोपरि है और उनमें जो नीचे और पीछे रह गए हैं उनको 70 साल बाद भी तुम मानवीय अधिकार नहीं देना चाहते। कैसा सामाजिक न्याय है तुम्हारा? ये सब काम समाज से होना चाहिए। सरकार सहयोग करे। समाज कमजोर है, भीड़ है, समाज ही एक दूसरे में बत्ती देती है। बंगाल में ममता बनर्जी का वर्चस्व खत्म हो रहा है। जहाँ पहले भाजपा को 18 सीटें आई थी, वहाँ मुझे लगता है इस बार 25 तक सीट उसकी आ सकती है। 42 में से 25 सीट आना ममता सरकार की जड़ें उखड़ने के लिए है। कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे अगर इस चुनाव के बाद ममता सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए।
क्योंकि वो देशद्रोहियों के बल पर उछल कूद कर रही है। भारतीय लोगों में ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान गड़बड़ के। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उनको वो सब कुछ मिलना चाहिए जो अन्य लोगों को मिलता है। लेकिन अगर वो किसी इदारे के आदेश का पालन करते हैं, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र में लोकतंत्र को कोशिश करो मजबूत करो, भेड़तंत्र को मजबूत मत करो भैया। मुसलमान होने के नाम पे आप म्यांमार के, बांग्लादेश के, रोहिंग्याओं के पक्ष में खड़े हो गए सर, ये ठीक नहीं है। यहाँ के किसी भी मुसलमान या अन्य धर्म संप्रदाय या अक़लियत के लोगों के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो अच्छी बात नहीं, किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं। आते हैं उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू दल का एक गुट फेज चलता है। भले ही कोई कितनी सीटें ले ले, केंद्र में सरकार अगर रहेगी तो प्रादेशिक सरकार उसकी मदद करती है। लेकिन इस बार चूंकि ऐसा लगता है पटनायक रिटायर हो जाएंगे, नवीन जो बहुत अच्छी शालीन प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञ हैं, तो फिर उनकी जगह पर बीजेपी के अलावा कोई रास्ता नहीं। बीजेपी को भी बहुत जगह कांग्रेस संस्कृति से छुटकारा पाना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं की मनमानी पर अंकुश भी लगाना पड़ेगा, और जो कार्यकर्ता बीजेपी के विचारधारा के लिए मर रहे हैं उनके लिए जगह भी देना पड़ेगा। इस तरह से संबित पात्रा जैसा आदमी शब्दों का गड़बड़ा जाता है। वो कहता है कि जगन्नाथपुरी के भगवान मोदी के भक्त हैं, उल्टा बोल गया। मोदी जगन्नाथपुरी के भक्त हैं, बल्कि संसार में जितने भी लोग हैं महामानव हैं, रास्ता दिखाने वाले, मोदी उन सबके भक्त हैं। आइए आगे तेलंगाना में पहले से भाजपा अच्छा काम कर रही है, और आंध्र में तो नायडू जी के साथ मिलके एक मजबूत विपक्ष बन के नहीं रह रहा है, ज्यादा सीटें हासिल कर रही है। कर्नाटक में वो कुछ गड़बड़ हुआ है, इसमें 4-5 सीट गड़बड़ हो सकती है, लेकिन 21-22 सीट तो बीजेपी की आ रही है। हाँ, तमिलनाडु में जरूर जो है वहाँ जो वर्ग विभाजन है वो केंद्र की राजनीति को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए गड़बड़ होता है। कांग्रेस तो वहाँ विचारधारा के साथ जुड़ गई है, भाजपा ने अपने आप को राष्ट्रहित को लेकर चली है, इसलिए वहाँ अन्नामलाई को खड़ा किया गया है, जो एक नया आदमी है और बहुत विश्वसनीय है। उसके सहारे और उसको नीतियाँ समझ में आ गई हैं भाजपा जी की, मोदी की, तो वो आगे बढ़ेगा। इस तरह से वहाँ भी मुझे लगता है 2 से 5 सीट आ सकती है भाजपा की, और केरल में भी 1 सीट तो आना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र में भी भाजपा को जो सीटें हैं उनमें से बहुत सीटें मिलने वाली हैं। गुजरात में तो 26 सीटें हैं, उनमें से 25 तो मिलना ही तय है। राजस्थान में भी कुछ ज़्यादा जाति और व्यक्तिगत मामला, टिकट की गड़बड़ियां होने से भाजपा को कुछ सीटें कम हो सकती हैं, और उसमें कुछ रूठे हुए लोग भी हैं। ये रूठे हुए लोग बड़े नादान होते हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ काम करो, अगर नगर निगम के काम करो, विधायक के खिलाफ काम करो, जहाँ से सीधा वास्ता होता है। ये देश तो सुरक्षा और एकता और सब कुछ संभाव और विनिमय के लिए काम करती है केंद्रीय सरकार को, बड़ी नीतियाँ हैं। तो यहाँ भी जो है 25 सीट में से हो सकता है 21 सीट तो बीजेपी की श्योर हैं। पंजाब में भी बीजेपी पहले से मजबूत होकर आ रही है, और लगभग 13 सीटों में से 5 से 8 सीटों से मिल सकती है। अब आइए मध्य प्रदेश में भी जैसा कि सुन रखा था 29 की 29 सीटें हैं, ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 25 से 27 सीट तक भाजपा ले आएगी। अब छत्तीसगढ़ में भी जो है 11 सीटें हैं, 11 में से 9 या 10 तो सीटें भाजपा ला रही है। अब आप देखिए झारखंड में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। अब आपके पास आते हैं पूर्वोत्तर में भी जो है भाजपा को बढ़त मिल रही है। इस तरह से अब कौन सा राज्य रह गया है आपका, मुझे बताइए। लेकिन मैं ये देखता हूँ इन सब का टोटल करने के बाद भी मैं ये मानता हूँ 310 से लेके 330 सीट तक बीजेपी को आ रही है। 310 से लेके 330 सीट तक बीजेपी को आ रही है, और 30 या 40 सीट उसके सहयोगी दलों को आ रहे हैं। इस तरह से ये 390 तक भी पहुंचती है।
400 पार कह कर के तो मोदी जी ने सबको उलझा दिया। सब यही कह रहे हैं 400 पार नहीं आई, यानी सरकार आ रही है, 400 पार नहीं आई, सरकार आ रही है। मोदी जैसा ब्रॉड मैन हजारों सालों में बनता है, ये किस्मत से नहीं बना है, बड़ा तराशा गया है, अनुभव से, समय से, परिस्थितियों से, विचारों से ये तराश करके बना है नरेंद्र मोदी। इसको चेहरे पे मत जाइए, लंबी सोच पर जाइए। मैं आज फिर इस बात को कह दे रहा हूँ कि ये जो लोग हैं, कौन से लोग, जो लोग आज देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, पत्रकार हों, पैसे वाले हों, दुश्मन हों और आपके माफिया हों, चाहे राजनीतिक दल हों, इन सबको 4 तारीख के बाद में अंधेरे में जाना है। ये अपनी सत्ता के लिए लड़ाई तो लड़ रहे हैं, क्यों? अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने इतने गुनाह किए हैं कि सब धीरे 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 जेल जाने वाले हैं भैया। तभी इस राजनीतिक स्तर पर शुद्धि होगी। और मैं मोदी जी से एक और गुजारिश करता हूँ, राजनीतिक चुनाव पद्धति को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत लंबी, खर्चीली और एक अच्छे उम्मीदवार को खड़े होने का अवसर नहीं देती। इसलिए इसको बदलने की जरूरत है। सस्ती होना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, रिजल्ट जल्दी आना चाहिए और विचारधारा को होना चाहिए। एक और नई बात, कार्यकर्ता विहीन राजनीतिक दल होंगे तो ये ब्लैकमेल नहीं होंगे। जय हिंद, जय सत्य, जय भारत। मुबारक हो आपको मोदी सरकार 4 जून को।